हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। आज हम वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है और क्या ये सभी लिक्विड में, सभी द्रव में एक समान होता है। वाष्पीकरण की जो दर होती है वो देखेंगे हम। तो वाष्पीकरण क्या है, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि द्रव का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, वाष्पीकरण कहलाता है। तो हम देखेंगे आज यहाँ पे कि विभिन्न द्रव में क्या वाष्पीकरण की दर समान होती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3 प्रकार का जो द्रव है वो यहाँ पे लेंगे और कौन सी आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। तो देखेंगे कि जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे वाटर, दूसरा एसीटोन, तीसरे नंबर पे रेक्टिफाइड स्पिरिट या जिसको परिशोधित अल्कोहल भी कहते हैं, स्टैंड, थर्मामीटर। इतनी सामग्री की आवश्यकता हमें होती है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे कि हमने स्टैंड में क्या लगाया हुआ है, थर्मामीटर लगाया हुआ है और नीचे हमने क्या लिया हुआ है, 10 ml का बीकर लिया हुआ है। और उस 10 ml के बीकर में हमने सभी में क्या किया है, जैसे कि देख रहे हैं पहले वाले स्टैंड में जो बीकर है 10 ml का, उसमें हम क्या रखे हैं, 5 ml वाटर लिए हैं। दूसरे में हमने एसीटोन लिया हुआ है और तीसरे वाले बीकर में हमने क्या लिया है, रेक्टिफाइड स्पिरिट लिया है, परिशोधित अल्कोहल लिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी इनका टेम्परेचर देख लेंगे कि टेम्परेचर कितना है, तापमान कितना है। और दूसरा, जब हम 10 मिनट के बाद जब हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है हमको कि जो विभिन्न द्रव हैं उनमें कौन सा द्रव जो है वो पहले वाष्पीकृत हो रहा है और किस बीकर में द्रव का जो वॉल्यूम है, जो आयतन है, वो कम हो रहा है। ये हम इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं। और जब हम इसको सूर्य की प्रकाश में जब हम बाहर रखते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, क्या वाष्पीकरण की दर बढ़ती है या घटती है, वो देखेंगे हम यहाँ पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो हम देखेंगे 10 मिनट पश्चात कि क्या हुआ इसमें। तो देखते हैं कि जो बीकर में रखा हुआ जो द्रव है उसका जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। 5 ml लिए थे हम, तो वो कम हो रहा है। और ये हमें देखना है कि इन तीनों द्रव में किसका वॉल्यूम जो है तेज़ी से कम हो रहा है, उसको नोट कर लेते हैं। और फिर जब हम इस सेटअप को धूप में रखते हैं, सनलाइट में रखते हैं, तो क्या होता है बच्चों कि टेम्परेचर के कारण वो तेज़ी से वाष्पीकृत होने लगता है, ताप के कारण तेज़ी से वाष्पीकृत होने लगता है। तब हम नोटिस करते हैं कि जो एसीटोन है वो तेज़ी से वाष्पीकृत हो रहा है और उसका वॉल्यूम जो बीकर में है, उस द्रव का आयतन वो कम हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है वो क्या हो रहा है, वो भी, उसका भी जो बीकर का में रखा हुआ है रेक्टिफाइड स्पिरिट, उसका आयतन कम हो रहा है और सबसे कम वाष्पीकृत जल हो रहा है। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, वाष्पीकरण की दर को पढ़ने वाले हैं कि कौन से द्रव में जो वाष्पीकरण की क्रिया कम होती है या ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक सेटअप तैयार करेंगे जिसके लिए हमें 3 स्टैंड की आवश्यकता होगी, 3 थर्मामीटर, 3 माइक्रो बीकर 10 ml के, और जिसमें हम क्या लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले वाले बीकर में क्या लिया है, हमने जल लिया हुआ है 5 ml, दूसरे वाले में 5 ml एसीटोन लिया है और तीसरे में हमने 5 ml रेक्टिफाइड स्पिरिट लिया है। तो हम देखेंगे। तो बच्चों, हमें मालूम है कि जल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, क्वथनांक बिंदु कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस में उबलता है
और इस प्रकार जल जो है वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। परंतु इवोपरेशन में, वाष्पीकरण में बॉइलिंग पॉइंट या क्वथनांक बिंदु की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्वथनांक बिंदु के नीचे, या जिसे कह सकते हैं कि बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु के नीचे भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है। इसके लिए या वाष्पीकरण या इवोपोरेशन के लिए बॉइलिंग पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है। इससे कम वाष्पीकृत जल हो रहा है। और जैसे कि हम जानते ही हैं कि जल का या वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है, क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे जो जल है वो बॉइलिंग होता है, उबलता है। लेकिन वाष्पीकरण क्या होता है कि उस बिलो इट्स अ बॉइलिंग पॉइंट के नीचे का जो टेम्परेचर है उसमें भी वाष्पीकरण की क्रिया होने लगती है। इसके लिए बॉइलिंग पॉइंट की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे ही हम इस सेटअप को सूर्य की प्रकाश में रखते हैं, तब हमें क्या दिखाई देता है कि जो एसीटोन है वो तेज़ी से वाष्पीकृत होने लगता है, और जो रेक्टिफाइड स्पिरिट है, परिशोधित अल्कोहल है, वो एसीटोन की अपेक्षा थोड़े धीमे से वाष्पीकृत होता है, और सबसे कम वाष्पीकृत होता है तो वो जल होता है। तो बच्चों, हम देखते हैं कि वाष्पीकरण की दर जो है सबसे ज़्यादा कब होती है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि वाष्पीकरण की दर जो है कब ज़्यादा होती है। तो यदि तेज़ धूप हो तो वाष्पीकरण की दर भी ज़्यादा होती है, वाष्पीकरण तेज़ी से होने लगता है। उसी प्रकार यदि तेज़ हवा चल रही है तब भी वाष्पीकरण की दर जो है बढ़ जाती है। और यदि उस लिक्विड या द्रव का एरिया ज़्यादा हो, क्षेत्रफल ज़्यादा हो, तब भी उसमें तेज़ी से वाष्पीकरण होने लगता है। और यदि वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, वाटर वेपर ज़्यादा है, जैसे बारिश के दिनों में कपड़े जो हैं सूखते नहीं हैं जल्दी से, उसका कारण ये है कि वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण ही वाष्पीकरण की जो दर है वो कम हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि जैसे गर्मी के दिनों में मटके या घड़े का पानी हमें बहुत ठंडा लगता है। क्यों लगता है ठंडा? क्योंकि घड़े के अंदर पानी भरा होता है, और घड़ा जो है वो क्या होता है, उसमें बारीक बारीक छिद्र पाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि घड़े के जल जो है वो घड़े की बाहरी सतह पर एकत्रित हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है वो जो घड़े की सतह का जो जल है वो अपने आसपास के वातावरण से, सराउंडिंग से एनर्जी लेकर के वो क्या होता है, उसके जो वाष्प है बाहर वातावरण में चले जाता है, जिसके कारण घड़े के अंदर का पानी क्या होता है, ठंडा होता है। तो बच्चों, हमें मालूम है कि जल के अणुओं में काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा होती है, जिसके कारण क्या होता है कि घड़े के अंदर का जो जल है उसके जो अणु हैं वो हीट एनर्जी ले करके घड़े के बाहरी सतह पर आ जाते हैं, और इस प्रकार घड़े के अंदर का जो तापमान है वो कम हो जाता है, और इसीलिए घड़े का पानी जो है ठंडा हो जाता है। और कौन सा उदाहरण देख सकते हैं हम वाष्पीकरण में? इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि वाष्पीकरण से कूलिंग इफेक्ट भी उत्पन्न होता है, ठंडक प्रभाव भी उत्पन्न होता है। जैसे नेल पॉलिश रिमूवर को जब हम अपने नाखून में लगाते हैं तो वहाँ नाखून के पास हमें ठंड का एहसास होता है। इसी प्रकार गर्मी के दिनों में जब पसीना निकलता है तो त्वचा में ठंडक का एहसास होता है। और क्या होता है कि गर्मी के दिनों में जब हम छत में पानी डाल देते हैं तो पानी का जो ऊपरी भाग जो होता है वाष्पीकरण के कारण वाष्प बन के वो उड़ जाता है, और इस प्रकार जो छत है वो ठंडा हो जाता है।
और क्या कूलिंग इफ़ेक्ट होता है वाष्पीकरण का, तो जैसे कि गर्मी के दिनों में हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो ये कॉटन के कपड़े जो होते हैं वो शरीर के जो वाटर के ड्रॉपलेट हैं उसको वो अवशोषित कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसीलिए हम गर्मी के दिनों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ज़्यादा ना लगे। तो बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वाष्पीकरण को समझ गए होंगे कि वाष्पीकरण कैसे होता है। लिक्विड का या द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। तो जैसे कि हम इस प्रयोग में क्या देखे थे कि 3 प्रकार के द्रव हमने यहाँ पे लिया हुआ था। पहले जल था, दूसरा एसीटोन और तीसरे नंबर पे रेक्टिफाइड स्पिरिट लिया था। तो सबसे तेज़ी से कौन वाष्पीकृत होता है, तो वो एसीटोन वाष्पीकृत होता है। जैसे कि एक और अन्य एग्जाम्पल है, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें एसीटोन की मात्रा होती, तो जैसे ही हम उसे अपने नाखून पे लगाते हैं तो नाखून के स्थान पे कैसा महसूस होता है, हमको ठंडा महसूस होता है। और वो किस लिए होता है, वाष्पीकरण की क्रिया के कारण होता है। और जैसे कि गर्मी के दिनों में हम छत में पानी डालते हैं तो क्या होता है, वो भी वाष्पीकरण के कारण ही छत जो है ठंडा हो जाता है। और क्या एग्जाम्पल हो सकता है वाष्पीकरण के लिए, तो देखते हैं। और क्या होता है बच्चों वाष्पीकरण के कूलिंग इफ़ेक्ट में, कि जब कप में हम गर्म चाय लेते हैं उसके बाद हम उस चाय को प्लेट में डाल देते हैं, तो प्लेट में सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, इसलिए जो चाय है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये भी वाष्पीकरण के कारण होता है। तो बच्चों, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप वाष्पीकरण को बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप अपने घरों में नियमित अध्ययन करें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।